अब आप ध्यान रखिए कि आपके पास जितना भी टाइम रिमेनिंग है बिफोर योर एग्जाम अप्रोचेस टू यू, आप सभी वीडियोस को दोबारा से देखेंगे। जो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे इसकी, तो मैंने ज़्यादा उस दिन इस पे स्ट्रेस इसलिए नहीं दिया था बिकॉज उस टाइम पे मिक्सअप हो जाता। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कोलाइड कर लिया, पर क्या सबके पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी है मिनिमम? मैडम क्यूरी की डायरी है जिसमें उन्होंने अपने सारे नोट्स वगैरह लिखे हैं। शी वॉज सो इनटू कॉन्टेक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल कि वो अभी भी रेडियो एक्टिव है डायरी, क्योंकि वो टच करती थी अपने हाथों से। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं वेलकम करता हूं आपका हमारे लेक्चर नंबर 2 केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। आज हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक्स जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं एनएसईजेएस के अंदर। मैं दीपक शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं इस लेक्चर में, जो हमारा चैप्टर है उसके पार्ट 2 लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे न सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, बट साथ में हम लोग करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री एज वेल। लास्ट की क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उम्मीद करता हूं आपने वो सभी क्वेश्चंस किए हैं। हर क्लास में हम सभी चीजें आपको याद दिला रहे हैं इस चीज के बारे में कि अब दिस सिलेबस इज अबाउट टू कंप्लीट। कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं। अब आप ध्यान रखिए कि आपके पास जितना भी टाइम रिमेनिंग है बिफोर योर एग्जाम अप्रोचेस टू यू, आप सभी वीडियोस को दोबारा से देखेंगे, नोट्स कंप्लीट करेंगे, और जो भी बैकलॉग्स चल रहे हैं अब आपके पास टाइम है उनको कंप्लीट करने का। उम्मीद करता हूं आप ढंग से पढ़ाई करेंगे, मन से पढ़ाई करेंगे और लगन से पेपर दे के आएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग उस बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। वाह, कितनी बड़ी शुरुआत हुई है हमारी। हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको निकालने का तरीका। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसमें एनएसईजेएस में या फिर किसी और एग्जाम में हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा हुआ है कि इस डेटा के हिसाब से जो रिएक्शन हो रही है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आरएनएस इक्वेशन की, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी की, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो मैं एक सिंपल से यहां पे लिख देता हूं आरएनएस इक्वेशन। और फिर हमारा एक नया अध्याय शुरू करेंगे, स्टार्ट करके न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ओके बच्चों, तो शुरू करें फिर आज का। तो आज दिन की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में भी देना चाह रहा था कि आप क्वेश्चन करें, पर अब मैं आज खुद से क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फाउंड टू फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ इफ इट टेक्स 15 मिनट्स फॉर 20% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल टू रिएक्ट। कैलकुलेट द फर्स्ट, क्या कैलकुलेट करना है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ही हमारा रेट कांस्टेंट के होता है, तो वो हम यहां से निकालेंगे। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन ये है कि द टाइम एट विच 10% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल रिमेन्स अनरिएक्टेड। ठीक है। और लास्ट है द टाइम इट टेक्स फॉर द नेक्स्ट 20% ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट टू रिएक्ट आफ्टर फर्स्ट 15 मिनट्स। देखो ईमानदार से बता रहा हूं, इसकी लैंग्वेज को पढ़ने में मुझे भी 2 मिनट तो लगे थे, 2 सेकंड मतलब 10-20 सेकंड तो लगे थे। तो वहां तक पहुंचेंगे ना, उससे पहले पहला क्वेश्चन तो करें। हमको निकालना है इसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो हमको पता है कि इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 ए नोट अपॉन ए। या फिर अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप बोल सकते हो ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, उसके बाद में 2.303 अपॉन टाइम कितना है यहाँ पे 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स लिख दिया। ये log बेस 10। ओके बेटा, log बेस 10। अब यहाँ पे a की वैल्यू तो हमने a मान ली, और वो बोल रहा है कि 20% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल टू रिएक्ट, मतलब 20% रिएक्ट कर चुका है। कितना कर चुका है? 20%। अब कितना बचेगा? कितना बचेगा अब यहाँ पे? जब 20% रिएक्ट कर चुका है तो अब कितना बचेगा? मान लेते हैं कि शुरू में कितना था बेटा? 100। कितना था बेटा? 100।
और 20 रिएक्ट कर चुका उसमें से, तो अभी कितना बचेगा 80, यही तो बचा। तो हमारा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.303 अपॉन 15 log बेस 10/8। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे के की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर थोड़ा बहुत भी लॉगरिदम सोल्व करना आता है हमको तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस 2.303 अपॉन 15। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है log a अपॉन बी। क्या लिखा हुआ है log a अपॉन बी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे log बेस 10 माइनस log 8। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में टेबल है तो उससे भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। log बेस 10 की वैल्यू आती है 1, तो 2.303 बाय 15, 1 माइनस log बेस 8 की वैल्यू है 0.903। मुझे कैसे पता, मैंने चेक किया था, मुझे याद है वो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो इसको इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1.000903 0.097 के आसपास इसकी वैल्यू निकल के आएगी बेटा, 0.097। तो हमारे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2.303 अपॉन 15 इंटू 0.097। ओके बेटा, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन के रिमेनिंग दोनों पार्ट्स आपके काम है, ये भी आपका होमवर्क है। और ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से एड्रेस करूंगा, अगर इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई। आपको ये देखना है, क्वेश्चन का पार्ट 3 देखिए एक बार। आपको उसमें समझना क्या है बेटा, आपको उसमें ये समझना है कि द टाइम इट टेक्स फॉर द नेक्स्ट 20% ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट टू रिएक्ट विद फर्स्ट 15 मिनट्स। इसको मैं एक बार यहां से वाइप आउट कर देता हूं, आपको याद रहेगा कि ये HW है आपका, ये HW कि पहले 15 मिनट्स के बाद में कितना बचा था 80% बचा हुआ था। ठीक है ना, तो अब उस 80% से सिर्फ 20% रिएक्ट बचेगा, तो क्या हो जाएगा वो। ठीक है, अब उस 80% का 20% रिएक्ट कर रहा है तो फिर कितना बचेगा, तो a की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी 80, और a माइनस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है बेटा, ये आपको करना है। आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे इस टेबल के बारे में जो हमने लास्ट क्लास में निकाली थी। लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत ऐसी टेबल हम लोग निकाल के लाए थे। अगर हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट x अपॉन टी मतलब C1 माइनस सी नॉट अपॉन टी से निकल के आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर की मैं K1 निकाला, K1 कितना था 2.303, या K निकाल लिया, उसको बोला log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। सिमिलरली अगर आप चेक करोगे सेकंड ऑर्डर के लिए तो वो आएगा 1 अपॉन टी 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। ठीक है, हम इनकी बात कर लेते हैं। अगर आपको निकालनी है इसकी हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। ठीक, अगर इस रिएक्शन का 50% कंप्लीट हो जाए, कितना हो जाए 50%, मतलब कि ए नोट जो है वो तो है, लेकिन जो नया ए आया वो कितना हो जाएगा ए नोट बाय 2। तो इस बेसिस पे हमको निकालनी होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब आधी रिएक्शन खत्म होने वाली, इसलिए मैंने उस दिन ज्यादा इस पे स्ट्रेस दिया नहीं। जो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे इसकी, तो मैंने ज्यादा उस दिन इस पे स्ट्रेस इसलिए नहीं दिया था बिकॉज उस टाइम पे मिक्सअप हो जाता। अभी सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, इतना सा देखना है, सिर्फ इतना सा देखना है कि रिएक्शन स्टार्ट हुई थी ए नोट कॉन्सेंट्रेशन के साथ में या ए कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, 50% मतलब इतनी कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गई और इतनी बची हुई है। तो उस दौरान उस चीज के ड्यूरेशन में कितना टाइम लगा है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। बेसिकली इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज आएगा न्यूक्लियर रिएक्शंस में। जब डीके होगा, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, कोई भी और तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, तो वहां पे हम लोग हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल दिया हुआ है इसका x से x/2 होने में कितना टाइम लगता है।
ये एक बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग में भी यूज करते हैं। यानी कि जब हमको किसी फॉसिल का ओल्ड होना पता लगाना होता है कि वो कितना ओल्ड है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग। और कार्बन डेटिंग में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, हाफ लाइफ मेथड। इसीलिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री को बेटा हमने साथ में पढ़ाया केमिकल काइनेटिक्स के, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज रेलेवेंस बिटवीन दीज टू टॉपिक्स। These two topics are kindly like kind of similar to each other or related to each other we can say, so इसलिए हमने इनको साथ में पढ़ाया है। याद रखो, हाफ लाइफ निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करें, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के क्या होता है बेटा, 2.303 अपॉन टी इंटू log बेस 10 ए अपॉन ए नोट अपॉन ए, यही होता है ना। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया T इक्वल्स टू हाफ हो गया, मतलब ये पूरी रिएक्शन खत्म होने वाली है। इसको T/2 बोलते हैं जनरली, क्या बोलते हैं इसको, T/2 बोलते हैं, ठीक है। T1/2 या T/2 ऐसे कुछ बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब इस रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना है तो बेटा कैसे निकालेंगे वो, ये आएगा 2.303 अपॉन टी हाफ log बेस 10। यहाँ पे ए नोट तो होगा ही सही। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ए नोट बाय 2, यहाँ क्या हो जाएगा, ए नोट बाय 2। और इस तरीके से आप निकालेंगे इसका हाफ लाइफ। इसका हाफ लाइफ कितना निकल के आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे आपका निकल के आएगा हाफ लाइफ। जब log बेस 2 के हिसाब से आप सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ, कि आधी रिएक्शन कितने टाइम में खत्म हो जाएगी, 0.693 डिवाइड बाय द रेट कांस्टेंट। तो उसका आधा टाइम निकल जाएगा, कि आधा टाइम कितना होगा। जैसे मान लो एक रिएक्शन 100 मिनट में खत्म होती है, तो उसका हाफ लाइफ क्या रहेगा, 50 नहीं होगा बेटा, वो देखना पड़ता है कैसे निकलेगा, ठीक है। हमको वो निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है यहाँ पे कि कैसे होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगर आप इन रिएक्शंस को ध्यान से देखें, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ के आ चुके हैं हम लोग, आईओक्यूएम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर इसको ऐसे सिंपल लिख देता हूँ कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए क्या वैल्यू निकल के आती है के की, बताओ, के की वैल्यू क्या निकल के आती है, सी माइनस सी नॉट अपॉन टी, यही निकल के आती है ना बेटा। अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी माइनस सी नॉट इक्वल्स टू के टी। और फर्दर देखोगे तो क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल्स टू के टी प्लस सी, सी नॉट। सी नॉट की वैल्यू क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, नहीं रहेगी बेटा, सी नॉट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग में जो कॉन्सेंट्रेशन दी होगी वो तो हमको गिवन है, और वो फिक्स भी है। उसके बाद ही तो रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज कम होती है जब रिएक्शन प्रोसीड करती है फर्दर, तो सी नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस इज रिजेंबल्ड विद y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये ग्राफ इससे रिजेंबल कर रहा है। अब इसका ग्राफ बनाना तो बहुत इजी है। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो वो ग्राफ ऐसे बनेंगे। ये जो सेक्शन बचा हुआ है इसको बोलेंगे सी नोट, ठीक है। और ये रिएक्शन जारी है इसकी के टी के हिसाब से जारी है। और यहाँ पे आपके दोनों कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। तो ग्राफ याद रखना है बेटा कि ग्राफ किस किस के बनते हैं। हाँ, मैं कितना भी एक्सप्लेन कर दूं आपको कोई भी रिएक्शन या कोई भी इक्वेशन, अगर आपको प्लॉटिंग के लिए कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मॉड्यूल चेक कीजिएगा, मॉड्यूल में 4 ग्राफ्स दिए हुए हैं आपको, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का, और एक अलग और दूसरा ग्राफ दिया हुआ है। वो ग्राफ्स दिखने में बहुत इजी है, बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे मॉड्यूल से, यानी कि इसकी बुकलेट से, तो आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप सारे ग्राफ्स को खुद से वैलिडेट करते हैं। मैं बोल दिया आपको कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन रहा है, आपको प्रूफ करके रखना है इसको कि हाँ, बिकॉज यहां पे ये चल रहा था c इक्वल टू सी नॉट प्लस के टी के हिसाब से। के टी में टी वेरिएबल है,
टी तो चेंज होगा, और सी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगी। रेट कांस्टेंट फिक्स रहेगा, और साथ में क्या फिक्स रहेगा, सी नोट। तो यहां पे वो पूछ सकता है व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ दिस ग्राफ। टेंजेंट क्या निकल के आता है बताइए, टेंजेंट क्या होता है, यहां से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से टेंजेंट देख के बताइए। टेंजेंट समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप k की वैल्यू को समझ जाओगे। यहां पे इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे बेटा, और आपको ग्राफ्स करने ही पड़ेंगे। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log बेस ए नोट अपॉन ए, log बेस 10 ए नोट अपॉन ए, यही है। लेट मी सिंप्लीफाई दिस फर्दर मोर। अभी तो उड़ी बाबा हो गया था, उड़ी बाबा ये हो गया बेटा। आ जाओ फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या मैं इसको सोल्व ऐसे कर लूं, log बेस ए नोट अपॉन ए इक्वल टू, नहीं इसको और इजी करते हैं, वेट अ सेकंड, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा करेंगे, तो इसको इधर लेके आएंगे, ये ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन log बेस 10 ए नोट अपॉन ए, ऐसा बन गया बेटा, ठीक है। अब इसको यहां पे लिख देंगे हम लोग 2.303 kT। मेरा तरीका है ये सोल्व करने का, अगर आपको कोई और तरीका आता हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 अपॉन log में, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बेटा, log a अपॉन ए नोट इक्वल टू 2.303 kT। हाँ, और यहां से इसको फिर फर्दर आगे लेके जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a अपॉन बी, तो मतलब क्या हो जाएगा, log a माइनस log a नोट इक्वल टू 2.303 kT। आ गया समझ में। और यहां से फर्दर इसको आगे लेके जाओगे आप, तो ये हो जाएगा हमारा log a इक्वल्स टू 2.303 अपॉन kT प्लस log बेस ए नोट। इसके भी ग्राफ आपको बना के देखना है, मॉड्यूल में हो सकता है किसी और तरीके से दे रखा हो, बिकॉज ये मैं ऐसे सोल्व करता हूं तो मुझे ऐसे पता है। आप इस तरीके से भी ग्राफ निकाल के देख सकते हैं, 1 अपॉन kT के हिसाब से भी निकल सकता है। बट अल्टीमेटली हमारे को करना क्या है बेटा, हमको सारे ग्राफ्स को चेक करना पड़ेगा। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए, आप लोग की कन्वीनियंस के लिए देखो ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, हमें फॉर्मूलाज याद करने हैं, जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन आई, इसका हाफ लाइफ कितना होगा, ए अपॉन 2 के नोट, मतलब कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2 इंटू रेट कॉन्स्टेंट। ये आपका हाफ लाइफ, या फिर आप बोल सकते हो हाफ लाइफ पीरियड का जो फॉर्मूला है वो यहां से निकल के आएगा कि आधी खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। चलें आगे, इसके लिए 0.693 अपॉन के मैंने आपको बता ही दिया था। इसके लिए 1 अपॉन के टू इंटू ए, मतलब 1 अपॉन के इंटू ए बोल सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं यहाँ पे, K1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट, K2 का मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट, K3 का मतलब थर्ड ऑर्डर, फिर फोर्थ एन ऑर्डर तक हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। हाँ, ये भी एक अच्छी चीज है ना बेटा, आप इसको देखो एक बार, अगर एन की वैल्यू 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो ऑर्डर कैसे निकालना है, ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है आपको, तो आपको रेट कांस्टेंट कैसे निकालना है, के एन की हेल्प से निकालना है। ये जो टेबल है इससे आप देखो 3 तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। पहली, हाफ लाइफ मिल गई सभी की, हाफ लाइफ के फॉर्मूले आ गए, हाफ लाइफ टाइम पीरियड के फॉर्मूले आ गए। दूसरी, आपको रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले मिल गए, और तीसरे यहां से यूनिट्स के भी फॉर्मूले आपको मिल चुके हैं। यूनिट निकालने का तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया बेटा, यूनिट आराम से निकालेंगे हम लोग, हमें जरूरत पड़ेगी नहीं इन चीजों की। बस ऐसा है कि जब शुरू में कर रहे हैं, शुरू में रटना अवॉइड करो। केमिस्ट्री में जब आप शुरू में पढ़ रहे हो, मतलब आप बेबी स्टेप्स लेके चल रहे हो, टुमक टुमक टाइयां कर रहे हो, तभी आपको रटना अवॉइड करना है। समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूं कि रटने वाले लोग थोड़ा ज्यादा टाइम तक उसको रख पाएंगे जब वो बिल्कुल मग कर चुके हैं कि नहीं मैं तो दिन में 10 बार पढ़ूंगा इसको। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन घुमा दिया, क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही समझ में नहीं आया, तो फिर रटने वाला फायदा कैसे लगाएगा।
रटना इज नॉट बुरा, बट पहले एक बार को आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आप याद करना चाहते हो, आप मग करना चाहते हो, उसको कर लीजिए, नो इश्यूज, बट पहले एक बार जब शुरू में आप पहली बार पढ़ रहे हो उसको तरीके से पढ़ो। ये कॉन्सेप्ट आप बस याद रखना कि इन वीडियोस में अवेलेबल है, जब भी डाउट आए कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। आप कैसे पता लगाओगे कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है? और एनएसईजेएस का तो फेवरेट ही है। उठा के देखिए आप मॉड्यूल, क्वेश्चंस देखिए लास्ट ईयर्स के, आपको दिखेगा ये क्वेश्चंस भर भर के आए हैं। जब जब भी आते हैं वो चाहते हैं, मतलब वो आपको एक टेबल देंगे। क्या देंगे बेटा? एक टेबल देंगे जिसमें आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी होंगी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट्स की, और वहां पे आपको दे रखी होगी रेट कांस्टेंट्स या रेट्स दे रखी होगी, और वो आपसे पूछेंगे इसका ऑर्डर बताइए। अब आप टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जो आज पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से पढ़ लेंगे ना बेटा, तो आपको वो इश्यू नहीं आएगा। रेट कांस्टेंट का इशू या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इशू नहीं आएगा, मैं विश्वास दिला के चलता हूं। तो पहला मेथड जो हम पढ़ने वाले, हम दो मेथड पढ़ेंगे। एक तो बेसिक इनिशियल रेट मेथड है, और दूसरा इसका ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा हाउ डू आई पुट इट, दिस मेथड इज स्लाइटली लेस एफिशिएंट। इसके चार पांच मेथड है, वॉन्ट ऑफ मेथड भी होता है, ग्राफिकल मेथड भी होता है, ये इनिशियल रेट मेथड है हमारे पास में, थोड़ा सा कम एफिशिएंट है क्योंकि इसके अंदर अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड। अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा जल्दी में क्वेश्चन को देखेंगे, तो हो सकता है इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि इस पे मिस्टेक होगी ही सही, बट हमें दोनों मेथड सीखने हैं, और फिर वो आपकी विजडम में आप कौन सा लगाएंगे। मैं तो हमेशा वो जो सेकंड मेथड सिखाऊंगा मैं वो यूज करता हूँ, सारे क्वेश्चंस आज मैं उसी से करूंगा। तो इनिशियल रेट मेथड में क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं बेटा इसको एक बार, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इसको एक बार। क्या बोल रहा है ये? द ग्राफिकल मेथड्स कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व मोर देन वन रिएक्टेंट्स। मैंने आपको ग्राफ्स दिखाया है, आपको पता है ग्राफ से कैसे निकालना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर log बेस 10a इक्वल टू 1/kt इंटू log प्लस log बेस a नोट, वो आ जाएगा। वो हर जगह काम नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिल गए तो आपका तो सरेंडर हो गया, आपने बोला मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई, मेरी जबान फिसल गई, कैसे करोगे फिर? तो यहां पे द रेट ऑफ सच रिएक्शंस, जहां पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिए हुए हैं, जहां पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिए हुए हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनिशियल रेट मेथड। क्या यूज करेंगे बेटा? इनिशियल रेट मेथड। अब इसमें क्या करना है, हम शुरू से ही रेट को मीजर करना स्टार्ट कर देंगे। एट द बिगिनिंग जब वो स्टार्ट होने वाली है तब से हम रेट को मेजर करेंगे, और शॉर्ट इंटरवल्स पे देखेंगे। जैसे मान लो हमने t इक्वल टू 0 पे मेजर करना स्टार्ट किया, कर दिया। अब t इक्वल टू 0 से मान लो t इक्वल टू 10 मिनट्स, या t इक्वल टू 15 मिनट्स कर दिया, फिर 20 मिनट्स कर दिया, फिर 30 मिनट्स कर दिया। इस तरीके से हम रेट को मेजर करते रहेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जिस हिसाब से चेंज हो रही है, रेट किस हिसाब से चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, आपको पता हो तो, कि रेट ऑफ दिस इज प्रोपोर्शनल टू, जब हमने उसको डबल किया तो 4 गुना हो गई। याद आ रहा है वो क्वेश्चन? हमने वो क्वेश्चन किया है कि जब हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो वो 4 गुना हो गई, फिर ट्रिपल किया तो वो 9 टाइम्स हो गई। पता लग रहा है वो क्वेश्चन कैसा था? वो था इनिशियल रेट मेथड का क्वेश्चन। आज हम उसी को बस थोड़ा सा एक्सटेंड करके डीप में समझेंगे। तो यहां पे कैसे करना है बेटा? यहां पे हमको देखना है कॉन्सेंट्रेशंस के करस्पॉन्डेंस में रेट में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है, और उससे पता लग जाएगा। जैसे कि पहला तो पढ़ लिया, द इनिशियल रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, द रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन इज मेजर्ड। ओके, वी हैव डन इट। दिस मे बी टेकन एज द रेट ओवर एन इनिशियल टाइम इंटरवल दैट इज शॉर्ट इनफ सो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अदर रिएक्टेंट्स डू नॉट चेंज। एक का चेंज होगा, एक का चेंज नहीं होगा, तो हमको देखने को लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट इज चेंजिंग, अदर्स को कांस्टेंट मानना है, तो हम क्या करेंगे, रेट को डिटरमाइन करने में थोड़ी सी ईज रहेगी हमको। द प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर द अदर रिएक्टेंट ऑल्सो। पहले एक का चेंज देखा, दूसरे को कांस्टेंट मान लिया, फिर दूसरे का देखा, पहले को कांस्टेंट मान लिया। इसी को बोलते हैं हम लोग इनिशियल रेट मेथड। और जब फिर हमको एक एक के हिसाब से पता लग जाएगा, हम क्या करेंगे, हम उसको सिंपल सिंपल जोड़ देंगे। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, आप लोग को थोड़ा उससे समझ में आएगा। एक रिएक्शन है 2a प्लस 2b गोज टू प्रोडक्ट, और अब आपको दिखाना है इसका रेट, आपको सोच के बताना है। ठीक है बेटा, तो हम पहले देखते हैं सिचुएशन नंबर 1।
यहाँ पे क्या था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, 0.01 है, इसकी भी 0.01 है, और इसकी यहाँ पे रेट क्या चल रही है 0.005। ओके ठीक, अब ध्यान से देखो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डबल हो गई, हुई नहीं हुई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डबल हो गई, ठीक है, डबल होते ही ये रेट कितनी हो गई 4 टाइम्स, डबल हुई ए की कॉन्सेंट्रेशन और रेट कितनी हो गई 4 टाइम्स। तो मान लो अगर पहले ये ऐसी थी, अब जब मैंने इसको 2a कर दिया, जब ये यहां पे रेट थी 1, अब यहां पे कितनी हो गई 4 ऑफ R1। पहले शुरू में जब कॉन्सेंट्रेशन ए थी तो रेट थी, जब कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई तो रेट हो गई ये, मतलब ये तो स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रही है, यानी कि रेट का जो प्रोपोर्शनेशन है वो ऐसे कैसा है बेटा, स्क्वायर टाइप का। समझ में आ गया? चेक कर लो एक बार, इफ यू डोंट बिलीव मी चेक करो। अगर R1 पे मैंने रखा तो ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब R1 में जब इसको मैंने देखा, इसको मैंने 2a कर दिया, कितना कर दिया 2a, तो रेट कितनी आ जाएगी, फिर रेट कितनी आ जाएगी, रेट आ जाएगी हमारी 4R1 आ गई, यहां पे कितनी आ गई 4R1। देखो डबल किया तो 5 2 4 ऑफ 20 हो गया, मतलब कि 4 गुना हो गई, यानी कि R का A से किस तरह से रिलेशन बैठ रहा है, R प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। अब B के बारे में बात करो फटाफट से, देखो B की हमने कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल कर दी, ठीक है, देखो यहां पे इसको कांस्टेंट मान लिया, B की कॉन्सेंट्रेशन यहां पे हमने ट्रिपल कर दी, ट्रिपल किया तो ये भी ट्रिपल हो गया, हाँ, मैं डबल करता तो 4 गुना हो रहा है, मतलब कि स्क्वायर से प्रोपोर्शनेट हो रहा है यहां पे। अब यहां पे मैंने इसको ट्रिपल किया तो ये भी ट्रिपल हो गया, मतलब सिंपली क्या है, ये लिखा हुआ है R इज प्रोपोर्शनल टू B, जैसा चेंज B में आएगा वैसा ही चेंज R में आएगा। तो कंबाइंडली ये क्या हो गया, कंबाइंडली रेट का जो बनेगा वो बनेगा A स्क्वायर इंटू B, यानी कि ये A के टर्म में कैसी है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, बी के टर्म में कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और एन की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2+1, मतलब ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो बेटा, बहुत काम आएगा। चलें आगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बहुत काम में आएगा बेटा। चलो तो फिर आगे चलते हैं बेटा, और अब इसका पार्ट 2 सीखते हैं, जो इसका एक्सटेंडेड वर्जन है वो सीखते हैं, ऑल्टरनेट मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं। अभी आपको मल्टीपल दे दिए, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है समझने में कि किस तरह की रिएक्शन है यहाँ पे। अगर आपको इजीली दिख पा रहा है कि देयर इज दिस डबल वाला थिंग, कि वो डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है, तो हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। अब एक से ज्यादा अगर आपको रिएक्टेंट दे दिए तब इश्यू है, तो उस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं ये ऑल्टरनेटिव मेथड। इसमें करना क्या होता है, लेट्स से कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, जनरल रिएक्शन AABBCC गिव्स यू प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर पी, ये मेजर्ड है, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, ये इसका एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट कांस्टेंट निकलेगा इससे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको तीनों के रेफरेंस में निकालेंगे, पहले ए के रेफरेंस में, फिर बी के रेफरेंस में, और फिर सी के रेफरेंस में, पहला, दूसरा और तीसरा। हमने क्या करना है, हमको क्वेश्चंस में दी होगी इनिशियल रेट्स, क्या दे रखी होगी बेटा, इनिशियल रेट्स दे रखी होगी। तो अगर आप आर नोट की बात करोगे, आर नोट क्या रहेगी, आर नोट रहेगी इसकी, जब ये स्टार्ट हो रही है के इंटू ए की पावर पी, ए नोट कॉन्सेंट्रेशन, बी नोट कॉन्सेंट्रेशन और सी नोट कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। अब क्यों ना एक काम किया जाए कि जब हम ए के लिए देख रहे हैं तो बी और सी को कांस्टेंट मान लें। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जब इनिशियल रेट्स की बात आ रही है एंड वी जस्ट वांट टू चेक फॉर ए, तो ए नोट के हिसाब से हम लोग देखें कि ए नोट के हिसाब से जब डिफरेंट डिफरेंट ए नोट दे रखे हैं, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो उन जगहों पे आर नोट की वैल्यू किस किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। तो उन टाइम्स पे हम क्या करेंगे, बी और सी को कांस्टेंट मान लेंगे। अब हमारी जो आर नोट बन के आएगी बेटा, वो क्या आ जाएगी, आर नोट विल बी दिस, के नोट ए की पावर पी
और कॉन्सेंट्रेशन कौन सी, इनिशियल वाली। अब इस के नोट की वैल्यू में कौन कौन इंक्लूड होगा, ये सब, क्योंकि इन सबको हम लोगों ने क्या मान लिया, कांस्टेंट। जब हम चेक कर रहे हैं ए के हिसाब से चेंज, तो हमने बी और सी को कांस्टेंट मान लिया, तो के नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमें दूसरी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इसकी। जैसे हमने इसको देखा कि हमारे पास दो इनिशियल रेट्स हैं, इनिशियल रेट 1 और इनिशियल रेट 2 है हमारे पास बेटा। ठीक, तो इसके हिसाब से क्या बनेगी, इसके हिसाब से बनेगी के नोट ए नोट की पावर पी, और यहां पे बनेगा के नोट ए नोट की पावर पी, यही बनेगा बेटा। हाँ, ये इसको मान लो आप इनिशियल 1 इनिशियल 2 मान लिया इसको हम लोगों ने। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन 1 के हिसाब से हो गई जब इनिशियल रेट आर नोट 1 है, और ये कॉन्सेंट्रेशन 2 हो गई जब इनिशियल रेट आर नोट 2 है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इसका, हमको इसका निकालना है यहां पे रेशियो। क्या निकालेंगे इसका, रेशियो। तो रेशियो क्या रहेगा, इनिशियल रेट 1 इनिशियल रेट 2 इक्वल्स टू, ये के यहां पे आ गया, यहां पे भी आ गया, और ये बन जाएगा हमारा ए नोट की पावर पी 1 के हिसाब से, और ए नोट की पावर 2 के हिसाब से। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, पी की वैल्यू निकाल सकते हो। हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एन का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, यही तो होगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर ली, फिर हम क्या करेंगे, अब ए को और सी को कांस्टेंट मान लेंगे। आप सुन रहे हैं, मैंने सबसे पहले ए को लिया, फिर बी को लिया, फिर सी को लिया। अभी मैं जब ए को ले रहा हूं तो ये बाकी दोनों कांस्टेंट है। अब मान लो मैंने बी को लिया तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, और फिर मान लो मैंने सी को लिया तब ए और बी दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। इस तरीके से मैं पी क्यू और आर की वैल्यू निकाल लूंगा और सबका सम कर दूंगा। सम किया तो हमारे पास में आ जाएगा एन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलें आगे, इसमें के कांस्टेंट रहेगा, के चेंज नहीं होता है। आ जाओ, एक क्वेश्चन से इसको बेटर समझ पाएंगे हम लोग। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन 2NO2 plus Br2 gives you 2NOBr। देखने में कोई भी बोलेगा नहीं सर तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, मुझे नहीं पता है, हम चेक करेंगे इसको। क्या बोल सकते हैं कि सर 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, हमको चेक करना है। ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, हमें दे रखा है यहाँ पे NO की कॉन्सेंट्रेशन, Br2 की कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे इनिशियल रेट्स दे रखी है। क्या दे रखी है, इनिशियल रेट्स दे रखी है। हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO एंड Br2, उसके बाद में द रेट लो, और लास्ट में रेट कांस्टेंट। इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमें 3 चीज दी पूछ रही है यहाँ पे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2, फिर रेट लो पूछा हुआ है, और फिर पूछा हुआ है रेट कांस्टेंट। तो बेटा रेट लो का आंसर तो ये आएगा, रेट लो का आंसर तो क्या आ जाएगा, के NO की पावर P Br2 की पावर Q। तो आप समझ गए ना बेटा, हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस हिसाब से कि हमने क्या किया। देखो अब समझना, आप चाहो तो इसको R1/R2 से कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कैलकुलेशन इजी करनी तो आप R2/R1 भी कर सकते हो। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। मैं यहां पे पहले आपको दिखा रहा हूं R1 के हिसाब से। यहां देखो R01 क्या हो गया बेटा, के तो फिक्स है ही, सही छोड़ दो उसको। ठीक है, उसके बाद में ये हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर P और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 की पावर Q, यही लिखा हुआ है। अब अल्टीमेटली आप देखना Q तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, R02 क्या हो जाएगा बेटे, R02 हो जाएगा वापस से हमारा K, उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर P, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 कितनी है यहाँ पे 0.10 की पावर Q। ठीक है, अब क्यों ना इनको डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड करने पे ये क्या बनेगा, R0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.3 इंटू 10 पावर -6। ठीक है बेटा, और यहां पे कितनी है, डिवाइड बाय 5.2 इंटू 10 पावर -6। ओके,
आगे चलेंगे, यहां पे बनेगा बेटा 1.0 पी और ये 0.20 की पावर पी, ये आपस में कैंसल आउट होगा बिकॉज बोथ आर सेम। तो अल्टीमेटली हमारी रिएक्शन क्या बन के आ गई, यहां देखेंगे इसको, यहां लिखा जाएगा, मैं वही कर रहा हूं जो मैंने आपको सिखाया था, कॉन्सेंट्रेशन की पावर मान लो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर मान लो, और फिर दोनों को इक्वेट करेंगे। यहां पे निकल के आया है ये 1/4, 1.3 डिवाइड बाई 5.2, तो ये 4 होगा, 1/4 इक्वल्स टू 1/2 की पावर पी। यही तो निकल के आ रहा है बेटा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, 2 की पावर p इक्वल टू 4, यस और नो, कैन यू सिंपली चेक इट, 2 की पावर p इक्वल टू 4 हो रहा है नहीं हो रहा है ये, हाँ। तो 2 की पावर p इक्वल टू 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, 2 की पावर p इक्वल टू 2 की पावर 2। हमको पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स भी सेम हो जाती है, तो यहां से p की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, p की वैल्यू निकल के आ गई 2। तो यहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, 2। अब आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है अब वापस से रेट लो लिखा जाएगा 4Br2। किसके लिए लिखा जाएगा, 4Br2, ये किसके लिए लिखा गया है, 4NO। तो 4Br2 में बेटा वापस से देखो, अब Br2 के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप उठानी चाहिए, क्या हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेप उठानी चाहिए क्या Br2 का चेक करने के लिए, हमें Q की वैल्यू निकालनी है, क्या इससे Br2 की वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लेंगे स्टेप नंबर 2 और 3, ठीक है। स्टेप नंबर 2 और 3 लिया हम लोगों ने, तो यहां पे हमको देखने को मिल रहा है R3 कितना आ जाएगा, R3 आ रहा है बेटा यहाँ पे 0.2 की पावर 2, और साथ में आया 0.3 की पावर Q। आप सोच रहे होंगे 2 कहां से आया बेटा, P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देख लो। उसके बाद में R02 निकाला गया, वो कितना है, अगेन 0.2 की पावर 2, और यहां पे होगा बेटा हमारा 0.1 की पावर Q। सोल्व किया जाएगा ना फर्दर इसको, तो सोल्व करने के बाद में क्या आएगा बेटा, ये आएगा हमारा, इसकी वैल्यूज चेक करने दो एक बार, 1.56, 1.56, 1.56 इंटू 10 पावर -5 अपॉन 5.2 इंटू 10 पावर -6 इक्वल्स टू, यहां पे कितना बनेगा बेटा, अब यहां पे बनेगा 0.3 की पावर Q अपॉन 0.1 की पावर Q, राइट, 0.1 की पावर Q। और जो P वाला बेस है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, वी कैन सिंपली राइट लाइक दिस। अब ये बनेगा बेटा, सोल्व किया 3 आया, 3Q की पावर 3 आ रहा है यहाँ पे। इसको अगर आप फर्दर देखोगे तो यू कैन राइट लाइक दिस, वी कैन राइट लाइक दिस, 3 की पावर Q इक्वल टू 3 की पावर 1, मतलब यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये Br2 के हिसाब से कैसी, फर्स्ट ऑर्डर की, और NO के हिसाब से कैसी है, सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। अब इसका रेट लो क्या बोलता है बेटा, रेट लो बोलेगा इसको K इक्वल्स टू, K इक्वल्स टू NO की पावर 2 और Br2 की पावर 1, N इक्वल्स टू 2 + 1, हमारा ए का आंसर ये आ गया, रेट लो ये आ गया, ठीक है बेटा। अब हमको निकालना है कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट निकालना है हमको, तो रेट कांस्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, रेट इक्वल्स टू के NO की पावर 2 Br2 की पावर 1, यही है बेटा। रेट की वैल्यू यहां से देखो तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेट अपॉन
NO की पावर 2 Br2 की पावर 1। ये आपका रेट लो आ चुका है और रेट कांस्टेंट भी साथ में आ चुका है। समझ में आ गया? आपको तीनों आंसर मिल चुके हैं। आप वापस से रिप्ले कीजिएगा और इसको देखिएगा। मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि हाँ इसको करना कैसे है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दी हुई है, फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है, आपको इसका निकालना है रेट लो कि इसका रेट लो क्या निकल के आता है बेटा। ठीक है, तो रेट लो निकालने के लिए वापस से इसको लिखो, रेट लॉ इज कॉल्ड एज के NO2 की पावर P F2 की पावर Q। रेट लॉ के हिसाब से ये आपका बन रहा है। हमें वापस से क्या करना है बेटा जी, हमें निकालनी है P और Q की वैल्यू। आप अनुमान लगाते रहो कि ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, मुझे नहीं पता है, मैं तो प्रैक्टिस करके नहीं आया, मैं तो यहां निकालूंगा। ठीक है बेटा, तो वापस से इनिशियल रेट्स अब मैं सीधा कर सकता हूं, इन दोनों का निकालूंगा तो मतलब 2 डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं ना, तो 2 डिवाइड बाय 1 ही करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻2 जो इनिशियल रेट है, अपॉन 6.0 इंटू 10⁻⁻3 ये भी इनिशियल रेट है। यहां पे के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, डजेंट मैटर, उसको लिखते ही नहीं है। अब यहां देखो 0.4 की पावर P 0.05 की पावर Q डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर P 0.05 की पावर Q। ठीक है बेटे, आ जाओ फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 12/6 और ये बनेगा बेटा 2 की पावर P। राइट, क्या बन रहा है यहाँ पे 2 की पावर P बन रहा है और यहाँ पे 12/6 बन रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ध्यान से देखेंगे, ये हो गया हमारा 2 की पावर 1 और ये हो गया हमारा 2 की पावर P। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब बोलो, आप लोग को लग रहा था कि सर 2 के हिसाब से चल रहा है यहाँ पे, तो NO2 के रेस्पेक्टिव में 2 आ रहा था, लेकिन असली में वो कितना है 1। इफेक्टिव नंबर कितना आ गया 1। इस तरीके को याद रखना है, यही तरीका आपको बहुत अच्छा काम देगा। जब जब आपसे बोला गया है, पूरा डिटेल दिया हुआ हो, इनिशियल रेट्स दे रखी हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी हो, तो करना कैसे है बेटा, इस तरीके से करना है, मजा ही आ जाएगा। चलो फिर अगर ऐसा है तो इसको आगे लेके चलते हैं। अब मुझे निकालना है रेट ऑफ इस कॉन्सेंट्रेशन या इसकी क्यू की वैल्यू निकालनी। क्यू की वैल्यू कहां से निकलेगी, F2 की वैल्यू से निकलेगी। F2 के लिए क्या लिया जाएगा, वापस देखो, क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 लूं क्या इसके लिए? नहीं, अब इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा सेकंड और थर्ड। ठीक है बेटा, तो वापस से देखो सेकंड और थर्ड में ले लेंगे इसको, या तो आप सेकंड और थर्ड ले लो, नहीं आप सेकंड और थर्ड ले लो बेटा। ठीक है, आप ज्यादा मत सोचो इसके बारे में, आप सेकंड और थर्ड इसको ले लो। तो क्या बनेगी वैल्यूज, 4.8 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स टू बेटा, अभी क्या होगा 0.8 की पावर 1, 0.4 की पावर 1 इंटू 0.10 की पावर Q, 0.5 की पावर Q, यही बन रहा है। लेट मी जस्ट चेक इट वंस मोर। ठीक है, यही बन रहा है बेटा। अब इनको देखोगे आप ध्यान से, तो ये कितना बन रहा है यहाँ पे 4, इक्वल टू ये कितना बन गया 2, इंटू यहाँ पे कितना आ रहा है 2, 2 की पावर क्यू आ रहा है यहाँ पे। ठीक है भैया, आ रहा है तो डरते क्यों, गुस्सा क्यों होते हो? तो यहाँ बनेगा 2 की पावर क्यू इक्वल टू 2। मतलब कि इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 1। मतलब Br2 के हिसाब से भी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो रेट लो क्या बनेगा इसका, रेट लो क्या बनेगा, रेट लो प्यार दो प्यार लो, अब रेट लो वो बनेगा इसका के NO2 की पावर 1 और Br2 की पावर 1। आ गई बात समझ में? अरे बोलो, मुंह तो खोलो, ये तुम्हारा आंसर आ गया। चलो फिर
अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, होगा ऐसे ही। अब क्वेश्चन में आपसे दो चीज पूछी हुई है। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, वो भी निकालना है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज 0.01 मोल। बहुत बढ़िया। आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, कैलकुलेट करना है 0.01 मोल के हिसाब से। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड एल ऑल्सो। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है तो चलो देखते हैं, अप्रोच तो करते हैं, बाकी जो होगा दिखी जाएगी। रेट लो क्या बनेगा बेटा? रेट लो बनेगा, रेट लो बनेगा के ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर। पी क्यू आर, ठीक है। आ जाओ फिर, अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम लोग अब सिंपल सिंपल कर सकते हैं ना, हम तो इजीली कर पाएंगे अब तो। थोड़ा छोटा लिखूंगा ताकि पूरा क्वेश्चन इसी पेज में जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। हा हा हा। तो हमने क्या किया? अच्छा, मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ना मैं कुछ भी कर रहा हूं, जैसे कि पहले हम 1/2 कर रहे थे, अब मैं 2/1 कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, या फिर 1/2 ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 करते हैं, तो 0.0, यहां पे हो जाएगा 2.08। पहले हम ए के लिए निकाल रहे हैं बेटा, ठीक है, फॉर ए निकाल रहे हैं हम लोग। इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1.04 इंटू 10⁻³ ओके, इक्वल्स टू 0.02 की पावर पी अपॉन 0.01 की पावर पी। अब मैं क्या इनको बिना लिखे काम कर सकता हूं? बिकॉज इनकी वैल्यूज फिक्स है। देखो, इसकी वैल्यू फिक्स, इसकी वैल्यू फिक्स, इसकी फिक्स, इसकी फिक्स, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैं सिंपल सा ये लिख रहा हूं। तो यहां पे अल्टीमेटली क्या बनेगा? ये बनेगा 2 इक्वल्स टू 2 की पावर पी। मतलब कि यहां से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। आगे चलें, अब बी के लिए बात करते हैं। तो बी के लिए हम क्या चूज करेंगे? सेकंड और थर्ड चूज कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 3/2 कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कर रहा हूं। तो यहां पे बनेगा 4.16 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.04 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 0.02 की पावर 1 अपॉन 0.01 की पावर 1। अब यहां पे देखो, मैं बी को तो कैंसिल आउट कर नहीं सकता, लेकिन मैं सी को तो कैंसिल आउट कर सकता हूं, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन सेम सेम है। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहां पे ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा? 0.04, 0.02, इसकी पावर क्यू और इसकी क्यू, और इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो बेटा यहां पे क्या बचेगा? यहां बच रहा है ये, क्या बच रहा है? कैंसिल आउट, ये 4 आ गया, यहां पे 2 इंटू 2 की पावर क्यू। चेक कर लो, 2 इंटू 2 की पावर क्यू आ रहा है यहां पे। तो यहां से अल्टीमेटली 2q इक्वल्स टू 2 आ रहा है, विच मीन्स q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1। q की वैल्यू भी 1 आ गई। अब हमारे पास में तीसरा क्या बचा हुआ है बताओ? तीसरा हमारे पास में बचा हुआ है हमारा c। अब आप देखो, मेरे पास c की कैलकुलेशन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट यहां देखो 3 से 4 में जाने पे मुझे इतना सारा कैलकुलेशन निपटाना पड़ेगा। क्यों ना मैं इसको ऐसे करूं कि मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को ले लूं। क्यों? क्योंकि उसमें ए और बी ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से, इसकी भी वैल्यू सेम है, इसकी भी वैल्यू सेम है, इसकी भी वैल्यू सेम है, इसकी भी वैल्यू सेम है। तो सी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? हम लेंगे 4/1। 4/1 किया तो हमारा आंसर आएगा फॉर सी। हमने किया 8.32 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.08 10⁻³ ए कैंसल आउट, बी कैंसल आउट, सी सिंपल सा क्या बन रहा है? ये सोल्व करो, कैंसल आउट हो गया, ये आया ओके 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये 4
इक्वल्स टू 2 की पावर r, तो इसको ऐसे लिखें 2 की पावर r इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। ठीक है, तो हमारा रेट लो क्या बोलता है बेटा, हमारा रेट लो बोलता है ये, हमारा रेट लो क्या बोलता है ये, के ए की पावर 1, बी की पावर 1 और सी की पावर 2, यानी कि ये n इक्वल्स टू फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन है। आई होप समझ में आ गया होगा पूरा। ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, मतलब दो पार्ट हो गए, मतलब ये वाला डन हो गया कंप्लीट। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज 0.01, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अभी भी दिक्कत कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हमारे पास में k की वैल्यू नहीं है, हमारे पास में k की वैल्यू नहीं है। हम k की वैल्यू कहां से लेके आए, एक बार चेक करो देखें। हम k की वैल्यू कहां से लेके आए? अरे सर किसी भी रिएक्शन से ले आओ, क्या दिक्कत है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट दे तो रखे हैं। मैं प्रूव करता हूं कि सबसे रेट सेम आएगी नहीं आएगी, सबसे रेट कांस्टेंट सेम आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो आ जाओ इसको देखते हैं एक बार। हमारा रेट लो क्या बोलते, के क्या हो जाएगा हमारा यहां से, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, पहला एक्सपेरिमेंट उठाएंगे हम लोग, सबकी वैल्यू 0.02 0.02 0.02 और इसकी 2.08 10⁻³ -3। ठीक है, तो आ जाओ यहां से फर्स्ट में के की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.08 इंटू 10⁻³ अपॉन यहां पे कितना है 0.02, यहां पे कितना है 0.02 और यहां पे कितना है 0.02 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत लेने जा रहा हूं आप लोगों की वजह से, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। 2.028 इंटू 10⁻³ इंटू कितना हो जाएगा ये 8 इंटू 10⁻+6। ठीक है बेटा, तो ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर कितना आएगा 2.08 इंटू 10⁻³ सॉल्व किया जाए इसको फर्दर, 26 इंटू 10⁻³ आ रहा है। चलो आगे दूसरा देखते हैं एक बार। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1.040 दे रखा है, उसके बाद में ये है। ठीक है, आ जाओ दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसके लिए के की वैल्यू कितनी आएगी 1.04 इंटू 10⁻³ अपॉन ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 0.01 इंटू 0.02 इंटू 0.02 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.04 अपॉन हमने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी, हमने देखा भी नहीं, हमने यहाँ थोड़ी सी गलती, कुछ ज़्यादा ही गलती कर दी। ज़्यादा गलती ऐसे कर दी कि इसका स्क्वायर था, हमने इसको यहाँ पे सिर्फ यही किया, तो 2 2 ज़ा 4 8 16, यहाँ पे 16 से होगा बेटा। मैथ्स का यार देखो शुरू से मेरा हिसाब खराब रहा है, मैंने बहुत ट्राई किया इसको मनाने की। मैथ्स मेरी वो आशिकी है जो कभी भी मेरे को प्यार नहीं करती, साड़ी केयर नहीं करती, टाइम स्पेयर नहीं करती। हाँ, तो 2 2 2 2 तो यहाँ आ जाएगा 10 पावर
सॉरी 10 पावर कितना जाएगा 8, 2 2 2 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बनेगा 2, इसको स्क्वायर का आप सोल्व कर सकते हो ना बेटा, सोल्व करो इसको। सोल्व करने के बाद में क्या पता लगेगा आपको, 2 2 जा 4 2 जा 8 16। मैं गलत हो ही नहीं सकता भाई, मैंने बोल दिया मैं गलत हो नहीं सकता। ठीक है, ये हो गया। सोल्व किया जाएगा इसको बेटा आगे, तो ये बनेगा 2.08 डिवाइड बाय 16, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? हाँ बेटा ऐसे कुछ बन रहा है, इंटू 10 पावर 5 ये बन रहा है। सोल्व किया जाएगा, 16 वन जा 16, 16 वन जा 16, आगे आगे क्या करेंगे, रुको, 16 3 जा 48, तो ये आएगा 13 इंटू 10 पावर 3, 13 इंटू 10 पावर 3, इसका आंसर आ जाएगा पहले के हिसाब से। मुझे लग ही रहा था कि मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। यहाँ पे 8 आया और यहाँ आएगा 10 पावर -3 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी करो। आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा 104 अपॉन 8 इंटू 10 पावर 3, 104 अपॉन 8 इंटू 10 पावर 3 आ गया है यहाँ पे बेटा। सोल्व करा जाए इसको, भगवान प्लीज सब कुछ सेम आना चाहिए। 2 8 1 जा 8, देख लो ध्यान से, इसकी वैल्यू 13 इंटू 10 पावर 3 आ रही है, इसकी भी वैल्यू 13 इंटू 10 पावर 3 आ रही है, मतलब हमारा रेट कांस्टेंट सही है, हमारी इक्वेशंस भी, रिएक्शन भी सही हुई है। ठीक है, अब मेरे पास के की वैल्यू आ गई बेटा। मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज 0.01 मोल। ठीक है, आ जाओ वापस से। ये पूरा क्वेश्चन मेरे को इतना टाइम क्यों लगा है, क्योंकि मुझे समझाना है आपको स्टार्टिंग से। तो रेट क्या बोलती है, रेट बोलती है के इंटू ए इंटू बी इंटू सी स्क्वायर। अब सबकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी मान ली गई है, 0.01। के की वैल्यू कितनी है 13 इंटू 10 पावर 3, ये 0.01, ये भी 0.01 और ये हमारा 0.01 का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, तो यहां से रेट कितनी निकल के आएगी, 13 इंटू 1 इंटू 10 पावर -8 इंटू 10 पावर +5, तो रेट कितनी निकल के आ जाएगी, 13 इंटू 10 पावर -3। आंसर, ये आपकी रेट निकल के आ चुकी है। बहुत हेक्टिक क्वेश्चन हुआ है, वापस से इसको सीक्वेंस से देखना। थोड़ी सी वो मुझसे एरर हो गई, हेक्टिक तो मेरे लिए हुआ है, आप लोग के लिए नहीं होगा, क्योंकि आपकी मैथ्स मुझसे काफी गुना अच्छी है। आप एनएससीजीएस की तैयारी कर रहे हो, मैं तो एक छोटा मोटा सा नन्ना मुन्ना सा टीचर हूं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे इसका। आप भी ट्राई कर सकते हैं, अपने हिसाब से ट्राई करना है इसको क्वेश्चन को, या फिर एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ले लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ले लो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखना समझना क्वेश्चन को। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोजेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज अलाउड टू प्रोड्यूस एट 40 डिग्रीज। खुद ने बोल दिया क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है भैया, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, इंक्लूड यूनिट्स विद योर आंसर। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड इंक्लूड द यूनिट विद योर आंसर। आपको रेट कांस्टेंट निकालना, कैसे निकालोगे सर? इससे इजी सवाल नहीं देंगे आज, आज का सबसे इजी सवाल यही है। ठीक है, आपको निकालना रेट कांस्टेंट, आप आराम से निकाल सकते हो, किससे बताओ, k इक्वल टू 2.303। ये देखो मैं लिख देता हूँ ना, थोड़ा बहुत तो मैं भी हेल्प करूंगा आपकी। 2.303 अपॉन t log बेस 10 कितना होगा, ए नोट अपॉन ए। अब आप सोचो कौन कौन सी वैल्यूज कहां कहां पुट करनी है। ठीक है, जब एक बार आपका रेट कांस्टेंट निकल के आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका आराम से हो जाएगा। आपको बताना कि आफ्टर 100 मिनट्स N2O5 की कितनी कॉन्सेंट्रेशन बचेगी।
मतलब आपको ए की वैल्यू निकालनी है, यहां से आराम से निकल जाएगी, टेंशन वाली बात ही नहीं है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली सोल्व करना है, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जो आपको करना है घर पे। ये रहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। थोड़ा सा देखो एडवांस पे जाएंगे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है हमसे, हमसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। हमसे पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रामाइड इज 2.1 आवर एट 15 डिग्री सेल्सियस। ये आपको रिएक्शन दी हुई है नाइट्रामाइड की। If 6.2 grams of NH2NO2 is allowed to decompose, calculate time taken for NH2NO2 to decompose 99% and volume of dry N2O produced at this point in STP. आप चाहे तो थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे सकता हूं। आपको इसको यहां से स्टार्ट करना है, T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K। ठीक है, यहाँ पे T हाफ की वैल्यू दे रखी है आपको, तो यहाँ पे 15 आवर्स हो गया और ये आपका 0.693 आ गया। और यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा? के की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.693 डिवाइड बाय 15 से। ठीक है, उसके बाद में आपको दी हुई है यहाँ पे इक्वेशन में कंसंट्रेशन दी हुई है 6.2 का आपको निकालना है। 6.2 के हिसाब से इसके कितने मोल कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। वॉल्यूम को एक मान लेंगे, वॉल्यूम एक है। ठीक है, फिलहाल वॉल्यूम कितना मान लिया गया है? एक मान लिया गया है इसका एसटीपी पे, और इसके हम लोग मोल्स निकाल लेंगे 6.2 के हिसाब से। ठीक है, 6.2 के हिसाब से मोल निकाल लेंगे। इनिशियली 6.2 ग्राम्स दे रखा था, उसका 99% यहाँ पे डिकम्पोज हो चुका है। तो ए कितना हो गया इनिशियल के हिसाब से निकाला, और फिर ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा इनिशियल का 99%। मैं चाहता हूं क्वेश्चन आप करें, इसलिए मैं बस थोड़ा सा हिंट देके छोड़ रहा हूं। वहां से आप ये निकाल लेंगे, फिर आपको पॉइंट नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें करना है। वॉल्यूम ऑफ ड्राई N2O प्रोड्यूस्ड एट दिस पॉइंट मेजर्ड एट STP। ठीक है, आपको देखना है कि ड्राई N2O कितना बनेगा यहाँ पे STP के हिसाब से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाएंगे। आ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के थोड़ा सा लेट आएगा आरएनएस इक्वेशन वाला पॉइंट। थियोरीज ऑफ रिएक्शन रेट, की रिएक्शन रेट के पीछे की थियोरी क्या होती है, रिएक्शन रेट के पीछे क्या मैकेनिज्म काम करता है, हम उसको समझने की ट्राई करते हैं यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो पहली थियोरी जो हमको पढ़नी है वो है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, टक्कर वाली थ्योरी हमको पढ़नी है कि पार्टिकल्स टक्कर कैसे करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड हमको पढ़ना है, इसको ऐसे का ऐसे याद रखना है। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ रिएक्शन टू अकर इज दैट द रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट कोलाइड विद वन अनदर। ये एक सब्सटेंस है, ये दूसरा सब्सटेंस है, ये यहीं पे रखे हुए हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, रिएक्शन होगा क्या? नहीं, कांटेक्ट ही नहीं है। पास आएंगे, कोलाइड करेंगे, तभी तो रिएक्शन होगा। तो दे मस्ट कोलाइड टू स्टार्ट द रिएक्शन। यही बेसिक है किसी भी कोलिजन थ्योरी को एक्सप्लेन करने में। द नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक्स प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब कि हर सेकंड हर यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन हो रहे हैं, इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z। ठीक है, और जब वैल्यू ऑफ कोलिजन्स की बात कर रहे हैं तो ये वेरी हाई होती है। इनके कोलिजन्स होते हैं 10 पावर 25 से 10 पावर 28 इन केस ऑफ बाइनरी कोलिजन। मतलब यहाँ पे दो चीजें, तीन चीजें कोलाइड कर रही हैं, उस जगह पर इनकी फ्रीक्वेंसी हर सेकंड में हर वॉल्यूम में कितनी है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं बेटा। एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग अ केमिकल चेंज। याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे 10 पावर 28 कोलिजन्स यहां पे हो रहे हैं तो 10 पावर 28 कोलिजन्स सभी के सभी हम एक केमिकल चेंज को प्रोड्यूस करके देंगे। बिल्कुल जरूरी नहीं है ये। वही कोलिजन्स काउंट करने हैं जहां पे हमको इफेक्टिव कोलिजन्स मिल रहे हैं। द इफेक्टिव कोलिजन्स का मतलब क्या होगा, इन विच केमिकल चेंज आएगा, और कंपैरिजन करोगे अदर कोलिजन्स से तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है,
The collisions that do not produce a form a product are ineffective elastic collisions. Molecule just collide and disperse in different direction. Collide करते हैं, different directions में फैल जाते हैं. अगर मान लो 100 कोलिजन हो रहे हैं तो सिर्फ 10 से 20 कोलिजन ही ऐसे हैं जिनको हम लोग इफेक्टिव कोलिजन्स की कैटेगरी में काउंट करेंगे. ठीक है, इन कोलिजन्स को हम लोग याद रखेंगे कि ये कम होते हैं और यही इफेक्टिव कोलिजन्स हैं. बाकी सब कैसे हैं? इन इफेक्टिव कोलिजन्स. एग्जांपल आप देख सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज एट डेफिनेट टेम्परेचर ये रहा. ठीक है, कोलाइड किए तो एनर्जी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. जब एनर्जी स्टेबल हुआ मतलब यहां पे ये कोलिजन्स ही हमको काउंट करने हैं. ठीक है बेटा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स ही इसमें काउंट होंगे, बाकी सब वेस्टेज है, बाकी सबको हमको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है. सिर्फ वही कोलिजन्स काउंट करने हैं जहां पे हमको दिखता है कि इफेक्टिवनेस है, जिनसे हमें लगता है कि अब एनर्जी रिलीज हो गई है और पार्टिकल्स बनना ट्राई करेंगे. थोड़ा और समझते हैं इसको, थोड़ा और समझने की ट्राई करते हैं इसको. फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव द फॉलोइंग टू बैरियर्स आर टू बी क्लियर्ड. बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा, इससे न्यूमेरिकल नहीं आते, इससे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि एनर्जी बैरियर क्या होता है कि सबसे पहला हमको ये क्लियर करना पड़ेगा. व्हाट इज एनर्जी बैरियर? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस. कि इतना तो एनर्जी उसके अंदर होना चाहिए जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है. ठीक है, कब? जब उसको केमिकल रिएक्शन करनी है. ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस एज टू मेक द केमिकल रिएक्शन टू अकर. अब इस एनर्जी बैरियर को क्या बोला गया है? थ्रेशोल्ड एनर्जी. किसी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, किसी कोलाइडिंग पार्टिकल के पास में मिनिमम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी. In the graph, E corresponds to minimum or threshold energy for the effective collision. ठीक है, there is an energy barrier for each reaction. हर रिएक्शन के लिए एक अलग एनर्जी बैरियर होता है. पहला तो क्या होना चाहिए कि हर रिएक्टेंट के पास में, हर रिएक्टिव मॉलिक्यूल के पास में एक मिनिमम एनर्जी तो होनी ही चाहिए जब वो कोलिजन करने जा रहा है. अरे यार एक बात बताओ, आप लड़ने चले गए, तलवार घर पे भूला है तो क्या करोगे वहां पे? डांडिया, पंछिड़ा या गरबा खेलोगे वहां पे? मतलब तलवार मतलब मिनिमम एनर्जी आपको लेके जानी है, इसको क्या बोला गया है? थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, इसके अलावा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहां पे द एनर्जी बैरियर फॉर ईच रिएक्शन द रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट प्रोवाइड विद सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर. अब यहां पे जो बैरियर, सेकंड बैरियर है, उसकी बात करेंगे. ओरिएंटेशन बैरियर, किस तरीके से पार्टिकल टकराने वाला है, वो भी बहुत जरूरी है. The colliding molecules should also have proper orientation so that old bonds may break. Very important, इसको तो आप हाईलाइट कर लो. देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूं कि the colliding molecules ठीक है, the colliding molecules should also have proper orientation. ठीक है, सो दैट, क्यों होना चाहिए? ताकि ओल्ड बॉन्ड्स में ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो न तो ओल्ड बॉन्ड्स टूटेंगे न नए बॉन्ड्स बनेंगे. मतलब एक तो बैरियर है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी का, और एक जो बैरियर है वो हमारा ओरिएंटेशन का है. ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शंस the products are formed only when the colliding molecules have proper orientation. These are called effective collision. ठीक है, अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो फिर कोलिजन भी प्रॉपर नहीं होगा. आ जाओ समझते हैं. ये एग्जांपल आपको हर बुक में मिलेगा बेटा, ये एग्जांपल आपको हर बुक में मिलेगा. NO2 NO2 से रिएक्ट करना चाहता है. ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या हुआ. ये स्ट्रेट ओरिजिन में था, ओरिएंटेशन के साथ स्ट्रेट, थोड़ा सा टिल्टेड है ये. ठीक है, इसने टकराया. अब टकरा कैसे रहा है इसको देखो एक बार. ये O टकरा रहा है इससे, तो चिपकने की ट्राई करना चाहेगा यहाँ पे, पर बात नहीं बनी. तो क्या होगा? वापस से टकराया, इलास्टिक कोलिजन बना. मतलब एनर्जी तो लूज नहीं हुई, लेकिन ये सीधा निकल गया, और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ? नो प्रोडक्ट. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें कैसे ओरिएंटेशन की, जहां पे पार्टिकल्स प्रॉपरली अलाइंड है, प्रॉपरली ओरिएंटेड है. देखो यहाँ पे ये इधर से फेस कर रहा है, ये इधर से फेस कर रहा है. अब ये टकराएंगे,
इनके न्यूक्लियस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, अप्रोचिंग सक्सेसफुल हो गई। अब जब अप्रोचिंग सक्सेसफुल हो चुकी है तब यहां पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड, मतलब यहां क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज। यस ऑफ कोर्स वी नो दिस ऑलरेडी, ओनली अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स इज इफेक्टिव। अगर आप सोचो मैंने 5000 N2O लिए यहां पे, NO2 लिए यहां पे, तो क्या सारे के सारे NO2 इसी ओरिएंटेशन में कोलाइड करेंगे क्या, इस वाले में? नहीं करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कोलाइड कर लिया, पर क्या सबके पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी है मिनिमम? नहीं है। हमें चाहिए कि जब भी हम प्रोडक्ट की बात करें हमें पता लगना चाहिए कि हाँ यहां पे एटलीस्ट इन दो पार्टिकल्स का, एटलीस्ट इन दो मॉलिक्यूल्स ने जब कोलाइड किया है, इन्होंने एक तो ओरिएंटेशन बैरियर को ओवरकम कर लिया है, साथ ही साथ इन्होंने जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो भी पजेस कर रखी थी, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए हमको। ओके बेटा, ये हमको याद रखना है। ओनली अ इफेक्टिव कोलिजन मोलिक्यूल शुड प्रोसेस सफिशिएंट एनर्जी एज वेल प्रॉपर ओरिएंटेशन। याद रखना है, थ्योरी क्वेश्चन आएगा इससे। ओरिएंटेशन बैरियर और एनर्जी बैरियर दोनों को ओवरकम करने वाला ही नया मॉलिक्यूल बनाएगा, मतलब रिएक्शन तभी सक्सेसफुल होगी। याद रखनी है बेटा, भूलनी नहीं है ये चीज। आगे चलो। The fraction of effective collisions under ordinary condition may vary from nearly 0 to 1। जो फ्रैक्शन है वो 0 से 1 में वेरी करेगा फॉर ऑर्डिनरी रिएक्शंस। ठीक है, अब यहां पे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शन हो जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट और साथ में इफेक्टिव कोलिजन के फ्रैक्शन के। ठीक है, तो Z के भी प्रोपोर्शनल है और F के भी प्रोपोर्शनल है। वो क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम Z और साथ में फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, दोनों के प्रोपोर्शनल रहती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। कब रहेगी बेटा, जब हम ऑर्डिनरी रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। जब हमने कहा कि रिएक्शंस काफी ऑर्डिनरी है, बेसिक रिएक्शंस की बात हो रही है, तो नंबर दोनों के प्रोपोर्शनल रहेगा उसका। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन, और जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई। यहां पे थोड़ी और एक्सपेरिमेंट्स हुई, थोड़ी और रिसर्च हुई और हमको पता लगा कि यहां पे हमको एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट possess। कब, फॉर चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग देयर कोलिजन। मतलब कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए ताकि प्रोडक्ट क्या बन जाए, तो रिएक्टेंट क्या बन जाए, एक्टिवेट हो जाए। मतलब कि अब वो तैयार है प्रोडक्ट बनाने के लिए। हमने कोलिजन्स के हिसाब से बात किया, हमने बोला कि इसको ओरिएंटेशन भी चेक करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड भी चेक करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी के हिसाब से कि वो जागेगा नहीं जागेगा। अंडरटेकर के बारे में सभी जानते हैं, अंडरटेकर ऐसे फाइट के बीच में से उठता है टन, वैसे ही करना है यहाँ पे। अब एक्टिविटी देखनी है किसी भी मॉलिक्यूल की कि वो कोलाइड करने जा रहा है, उसके पास वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है या नहीं। इसको दिखाते हैं सक्सेसफुल कोलिजन के लिए। दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज E की पावर माइनस EA अपॉन RT। यहां पे ये EA क्या है, ये है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। E पावर माइनस EA अपॉन RT इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमान फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, बोल्ट्जमान फैक्टर। आगे चलेंगे बेटा। इट मे बी नोटेड दैट बिसाइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, हमने एनर्जी का बैरियर चेक कर लिया, ओरिएंटेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। थस अब क्या बोलेंगे, हमको अगर देखना है, अच्छा अब हम बात करें ओरिएंटेशन की, किसकी बात कर रहे हैं, ओरिएंटेशन की। तो यहां पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसको, जैसे सपोज करो मैं एक बस में ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है, और वो बस खड़ी, मतलब लोग खड़े हुए हैं, फुल मेट्रो की बात कर लेते हैं, लोकल ट्रेन की बात कर लेते हैं। वो मेट्रो या वो लोकल ट्रेन कंप्लीटली पैक्ड है, लोग भरे पड़े हैं उसके अंदर। अब 3 लोग इधर खड़े हैं, मेरे 3 लोग इधर खड़े हैं और वो मुझे दबा रहे हैं। ठीक है, मैं क्या ढंग से खड़ा हो पाऊंगा, नहीं। वो मुझे बोल रहे हैं भैया थोड़ी सी जगह कम करो। मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को एडजस्ट करना स्टार्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, एडजस्ट करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया, तो क्या होगा, अब थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कम आएगी मुझे। जब भी हमें ओरिएंटेशन में डिस्टर्बेंस आती है, इसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्टेरिक इफेक्ट। तो उसके लिए एक फैक्टर होता है स्टेरिक फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा उसको, स्टेरिक फैक्टर। मतलब कि ओरिएंटेशन को मिनिमम
अनस्टेबल रखना है हमको, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को मैक्सिमम करना है या अनस्टेबिलिटी को मिनिमम करना है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखो कि अगर हम बोले कि ZAV इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट सेकंड में कोलिजन्स हो रहे हैं, P इज द ओरिएंटेशन फैक्टर, देन K इज P इंटू ZAV इंटू A की पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे, आरएनएस इक्वेशन से, आरएनएस इक्वेशन क्या बोलती है, K इक्वल टू E माइनस EA अपॉन RT, तो हमें पता लगेगा कि यहां पे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PZAB, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PZAB, ठीक है। आगे चलें तो अब इसको थोड़ा सा, ये मानता हूं ये पार्ट थोड़ा कम समझ में आएगा बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच ज्यादा है, इसको थोड़ा सा डम्ब इट डाउन करता हूं आपके लिए कि एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि हमारे पास में जो एनर्जी है वो दो चीजों से होनी चाहिए, कि पहला तो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी रहे उसके पास में, और वो क्या कर रहा है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी को ओवरकम कर दे, ठीक है। रिएक्टेंट्स के पास जब वो नेटिव स्टेट में थे, जब वो ग्राउंड जीरो स्टेट में थे, कुछ एनर्जी रही होगी, वो उसको ओवरकम कर दे, और उसके बाद भी उसके पास एनर्जी बचेगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए और रिएक्टेंट्स की एनर्जी उसमें से कम निकले, मतलब उसकी रिएक्टेंट की एनर्जी को कैंसिल आउट कर दे, तो जो एनर्जी वहां पे बचेगी इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आप पढ़ भी सकते हैं कि द एक्सेस एनर्जी जो बच रही है, कब, एवरेज रिएक्टेंट एनर्जी सप्लाई करने के बाद में, उसको बोला जाएगा वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी, EA के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है बेटा, ये याद रखना है। EA इक्वल टू E थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस E रिएक्टेंट, जो हमको नेटिव स्टेट में मिलती है, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला ये आपको दिख गया है यहां पे, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना पड़ेगा। अगर हम बात करें जीरो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो क्या होगा यहां पे, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स विल बी वेरी लार्ज, वेरी फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो जाएगी यहां पे। अगर हम बात करें कि एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है ही नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, जीरो, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे इसको, कि फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी लार्ज है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, किसी भी पार्टिकल, मान लो चार मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एक को एनर्जी देनी पड़ती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्टिवेट होने के लिए, एक को 2 देनी पड़ती है, एक को 3, एक को 4 देनी पड़ती है, तो मुझे बताओ इफेक्टिव कोलिजन सबसे ज्यादा किस में है, 1 वाले के अंदर, फिर थोड़ा कम किस में, सेकंड वाले में, फिर थर्ड में, और फिर फोर्थ में, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि ऑलमोस्ट जीरो एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब उसके जो इफेक्टिव कोलिजन्स का फ्रैक्शन है, अमाउंट है, वो काफी ज्यादा है, जरूरत ही नहीं है उसको ज्यादा देने की। फिर हम बात करें लो एक्टिवेशन एनर्जी की, तो यहां पे थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसको भी क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन कैसी है, वेरी फास्ट, और ये थोड़ी सी फास्ट रिएक्शन। अब हम बात करें एक ऐसी रिएक्शन जिसको हमको हाई एक्टिवेशन एनर्जी देनी है, तो यहां पे इनका फ्रैक्शन बहुत कम है, इसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन। तो अल्टीमेटली इसको अंडरलाइन किया जाएगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है, ये पॉइंट है, डिलीट करो, ढंग का डब्बा लेके आएंगे अब की बार। ये वो आपका पॉइंट है बेटा, जो आपको याद रखना है, गोल्डन कलर में इसको डब्बे में बंद कर दो। द एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स अंडरगोइंग रप्चर, मतलब टूट रहे हैं, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एंथैल्पीज का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली में जो बॉन्ड्स टूट रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि होता क्या है, द रिएक्टेंट फर्स्ट एब्जॉर्ब द एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी एंड देन फॉर्म्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। याद रखना इसको, ये क्या बना रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि ये रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती ही नहीं होती। हर रिएक्शन में जब उसको एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है, तो पहला पॉइंट कैसा होता है, एंडोथर्मिक, थोड़ा सा एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ती है ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे। मतलब अब ना रिएक्शन ये मॉलिक्यूल नहीं करेगा, अब रिएक्शन करेगा ये कॉम्प्लेक्स जो हमने एक्टिव किया है, ठीक है। एट दिस स्टेज द मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी लीस्ट इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी।
जब हम एक्टिव कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो वहां क्या होना चाहिए, द मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी एट लीस्ट इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, एट लीस्ट इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं देंगे तो बात बनेगी नहीं। इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स दैट द रिएक्शन इन्वॉल्व्स सम एनर्जी बैरियर which must be overcome before products are formed. The energy barrier is activation energy barrier only. मैं आपको शुरू से ये बोल रहा हूं, ई के बारे में बता रहा हूं, तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है, उसी के बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है। आप ग्राफ में देख सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी इतनी है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। अब इसमें समझना, ये ए बी से रिएक्ट करके ए बी बना रहा है, इसका क्या मतलब है, इन तीनों में से, या फिर एक काम करो इसको ऐसे बोलते हैं आर और पी, ठीक है। अब मुझे बताओ एनर्जी ज्यादा किसकी है, या ऐसा बोल लूं कि स्टेबिलिटी ज्यादा किस में है, आर में या पी में। आर होने के बावजूद, मतलब रिएक्टेंट्स होने के बावजूद उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है, पी की। तभी तो देखो ई आर का वैल्यू ज्यादा है, ई पी का वैल्यू कम है। अब क्या होगा, ई आर ने एनर्जी अब्सॉर्ब करना स्टार्ट किया, मतलब रिएक्टेंट्स ने एनर्जी अब्सॉर्ब करना स्टार्ट किया, और वो उतनी करेगा जितने में उसका एनर्जी बैरियर टूट जाएगा। मतलब ये कहां तक पहुंचेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। थ्रेशोल्ड एनर्जी में पहुंचते ही वहां पे क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और यहां से फिर वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा, कोलिजन करेंगे, कोलिजन करने के बाद में एनर्जी कम होगी और अल्टीमेटली वो कहां पहुंचेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक का जो है वो है एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा ई। उस बीच में ऐसा भी हुआ कि एक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। इस पहाड़ को क्रॉस किए बिना आप अपने जगह पे नहीं पहुंच सकते। इस पहाड़ को क्या बोला गया, एनर्जी बैरियर, या फिर अदर वर्ड्स में क्या बोला गया, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। दूसरी थियोरी जो है हमारे यहां पे वो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसमें सिंपल सा है, थोड़ा बहुत वहीं से निकलेगा कि द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज सपोज टू बी इन इक्विलिब्रियम विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अगर ये ए से क्या बन रहा है, ए कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या बन रहा है, ए कॉम्प्लेक्स, तो इनके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम। मतलब ये वापस इधर भी आ सकता है और ये इधर भी जा सकता है, ठीक है। वंस द ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इट कैन ईदर रिटर्न टू द इनिशियल रिएक्टेंट्स और प्रोसीड टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, ठीक है। समझ में आ गया। आगे, assuming that once from the transition state proceeds to product, we can say the rate is proportional to the transition state. We can say the rate is proportional to the transition state. ठीक है बेटा, मतलब रेट किसके प्रोपोर्शनल में आ रही है, ट्रांजिशन स्टेट के। आपको याद है क्या वो चीज मैंने कहा था कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, और कभी कभी वो एग्जैक्ट होता है, और कभी कभी वो बीच में आता है। तो वो बीच का जो है ना उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन फॉर्मेट, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। उसी के प्रोपोर्शनल में क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। मैथमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट इनटू ट्रांजिशन स्टेट, या फिर अगर आप बोलो द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज ई एफ ए and the activation energy for the backward reaction is ERA are related to the enthalpy delta H. Delta H equal to E forward minus E reverse, ठीक है। अगर आप बात करोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया, वापस से याद रखो। अगर हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो डेल्टा एच क्या रहेगा, पॉजिटिव, इसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब कि ई फॉरवर्ड की वैल्यू ज्यादा है और इसके लिए ई रिवर्स की वैल्यू ज्यादा है। समझ में आ गई ये चीज, ये आपको याद रखनी है। डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कौन सी रिएक्शन आ रही है, मतलब एंडोथर्मिक आ रही है, ठीक है। एंडोथर्मिक के लिए फॉरवर्ड ज्यादा है और एक्सोथर्मिक के लिए रिवर्स की वैल्यू ज्यादा है। ओके बेटा, अब वेलकम करो हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो है आरएनएस इक्वेशन। हमने ये इक्वेशन याद करनी है, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसको बोला जाता है आरएनएस इक्वेशन। आई कैसे, उस पर नहीं पढ़ेंगे अभी, सिर्फ याद करनी है। आरएनएस इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखना है, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहां पे ई ए क्या है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका अगर आप लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग के लॉग बेस ए
ई ए अपॉन आर टी से ये बन के आएगा, ये भी आपको याद करना है। जब आप एक्सपोनेंशियल्स का लॉग लेते हो तो सिंपल सी वैल्यू निकल के आती है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो log a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आपकी वैल्यू है। इसका ग्राफ बना के देखा जाएगा तो ग्राफ बनेगा log k वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में। कैसे बनेगा मुझे क्या पता, ये देखो फिर। log a की वैल्यू कांस्टेंट है, ई ए की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, 2.303 कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट यहाँ पे, और टेम्परेचर तो वेरी कर रहा है। इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का। इसका स्लोप क्या दिखाता है, इसका स्लोप दिखाता है माइनस ई ए अपॉन 2.303। ये याद करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लोप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, ये रहा उसका आंसर, माइनस ई ए अपॉन आर टी। आर टी मतलब ये आर की वैल्यू यहां से इसमें देख लेनी है आपको, ठीक है। आगे चलें। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सोल्व करोगे, दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो डिफरेंट डिफरेंट इसके रेट कांस्टेंट आएंगे, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, log k2 अपॉन k1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। जब आपने टेम्परेचर चेंज किया तो कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी बेटा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं इसमें कोई भी इश्यू नहीं आएगा, ओके। अब स्टार्ट करेंगे हम हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं IJSO के, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। आपके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बेटा। आ जाइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये है IJSO स्टेज 2013-14 का, 2013-14 का। द रिएक्शन इज गिवन फ्रॉम दिस 2A प्लस B गिव्स यू C, और आपसे पूछा गया है रिलेशन, रेट रिलेशन पूछा हुआ है आपसे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसको ऐसा बोल सकते हैं DA/dt, या फिर एक काम करो इसको डेल्टा बोल लो। यहाँ पे डेल्टा ए और यहाँ पे डेल्टा बी और यहाँ पे डेल्टा सी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे रेट की, रेट क्या आ रही है, हाँ या ना, रेट ये आ रही है नहीं आ रही, DA/dt को डेल्टा बोल दिया हम लोगों ने, और इसकी रेट ये निकल के आ रही है नहीं आ रही। तो देखो फटाफट से, क्या डेल्टा ए इक्वल टू बी दे रखा है क्या, नहीं, सी के साथ निकालना है। तो सी के साथ बहुत सिंपल सा है, माइनस डेल्टा ए इक्वल टू 2 डेल्टा सी। क्या आंसर आ गया, माइनस डेल्टा ए नहीं है, माइनस डेल्टा माइनस, ये इसका आंसर आ गया। बहुत इजीली आया है हमारा आंसर, तो कोई इश्यू ही नहीं हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। द फॉलोइंग डेटा वाज रिकॉर्डेड फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी। देखो मैंने बोला था आपको ये रेट रिएक्शन के क्वेश्चंस वहां पे आते हैं। ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट। अब बताओ विच इज द करेक्ट डेटा, करेक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन, बताओ। सिंपल सा है, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, हमारा वो वाला फॉर्मूला लगा दें, याद आ रहा है कौन सा, हाँ वो वाला। तो आ जाओ फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले ए के लिए निकालते हैं बेटा, ए के लिए क्या निकल के आता है, ए के लिए निकल के आएगा 8.40 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन 4.20 इंटू 10 पावर माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर p अपॉन 1 की पावर q। दोनों सेम है, कैंसल आउट कर दिया, अपॉन p, दोनों सेम है, कैंसल आउट कर दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से कितना बन के आएगा, यहां से बन के आएगा 2 की पावर p इक्वल्स टू 2 की पावर 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां से p की वैल्यू आ गई यहां पे 1, ओके। आगे चलते हैं बेटा। अब आप देखो कौन सा ले सकते हैं हम लोग, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं क्योंकि इसमें सिंपल सिंपल दे रखा है वो। तो यहां पे देखो फर्स्ट और थर्ड लिया मैंने, फॉर बी आई टुक फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहां पे बन के आएगा बेटा 8.40 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन 4.20 इंटू 10 पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 1 की पावर 1
1 की पावर 1 इंटू 0.30 की पावर q अपॉन 0.15 की पावर q। सॉल्व किया जाए इसको, ये वापस से 2 हो गया, ठीक है, ये 2 है और यहां आएगा 2 की पावर q। तो q की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1। तो हमारा रेट लो क्या बनेगा, या फिर हम बोल सकते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। चेक करते हैं कहां आ रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया बेटा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे लिए, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि रेट को हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूं यहां पे, ये रहा, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस एंड दिस, आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूं। तो T1 बोल दिया जाए, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा ए अपॉन ए नॉट अपॉन ए, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगाओ, 2 बार लगेगा, एक बार T1 इसके हिसाब से और एक बार T2 इसके हिसाब से, ठीक है। ये T1 के लिए और ये T2 के लिए, K की वैल्यू चेंज नहीं होगी बिकॉज एक ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और आप इससे पता लगाना कि अब इसमें आगे क्या आएगा। ओके बेटा, ये यहीं तक रखते हैं और अब आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। अभी तक का यहीं पर रखते हैं, अब स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और उसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से स्टार्ट होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। तो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है बेसिकली, ये एक प्रोसेस है जिसमें न्यूक्ली मतलब न्यूक्लियस ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन विदाउट एक्साइटेशन बाय एनी एक्सटर्नल मीन। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स, कोई सोर्स है जो इसको डिसइंटीग्रेट करना चाहता है, किसको, न्यूक्ली ऑफ एनी एलिमेंट। ये खुद से टूटना स्टार्ट करता है, खुद से डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होता है, और इस तरीके के डिसइंटीग्रेशन को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और इस तरीके एलिमेंट जो डिसइंटीग्रेट होते हैं इनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो इमिशन है, ये जो एनर्जी निकलती है, ये इनविजिबल होती है और ये रेज थोड़ी सी डेंजरस भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हेनरी बेकेरेल ने किया था, जो हुआ था लगभग 8 से 100 सवा 100 साल पहले की बात है, ये 200 साल हो गए लगभग इसको। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट का एक कंपाउंड है जिसके अंदर से इमिशंस हो रहे हैं, ठीक है। और वो इमिशंस का उनको पता भी नहीं लगता अगर वहां पे एक फोटोग्राफिक प्लेट जो पड़ी हुई थी उसका कलर वहां पे चेंज नहीं होता, ठीक है। वहां पे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी और उसका चेंज हो गया कलर, और उससे हमको पता लगा अबाउट रेडियो एक्टिविटी। स्टार्टिंग किसने की थी, हेनरी बेकेरेल ने, और उसके बाद में इस फिनोमिना को ढंग से एक्सप्लेन किया था मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड ने, और अनफॉर्चुनेटली दोनों की डेथ भी इसी वजह से हुई है। ऐसा कहते हैं कि मैडम क्यूरी की जो डायरी है वो हम टच नहीं कर सकते। मैडम क्यूरी की डायरी है जिसमें उन्होंने अपने सारे नोट्स वगैरह लिखे हैं। शी वॉज सो इन टू कॉन्टेक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल कि वो अभी भी रेडियो एक्टिव है डायरी, क्योंकि वो टच करती थी अपने हाथों से, तो वो डायरी अभी भी रेडियो एक्टिव है। और उसको कई साल लगने वाले हैं, कुछ 100 साल लगने वाले हैं, अभी कुछ सैकड़ों साल लगेंगे, जिसके बाद वो डायरी नॉर्मल हो जाएगी और हम उसको टच कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो इस तरीके से हमारे स्टार्ट हुई रेडियो एक्टिविटी की। अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्यूरीज ने जब वो डिस्कवरी कर रहे थे या फिर वो जब रिसर्च कर रहे थे, उनको पता लगा कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका नाम है रेडियम, जो पिच ब्लेंड से निकल के आता है, ठीक है, एन ओर ऑफ यूरेनियम। ये पिच ब्लेंड है, इससे वो निकल के आता है, और ये इतना पावरफुल है दैट इट हैज 3 मिलियन टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव नेचर देन यूरेनियम। रेडियम इज 3 मिलियन टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव देन द यूरेनियम, ठीक है।
अब तक करंटली हमारे पास में 42 रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं या एलिमेंट्स हैं, 92 एलिमेंट तक के हैं हमारे पास में नेचुरल के आसपास, उसके बाद में सारे सिंथेटिक होते हैं। तो हमारे पास में दो टाइप की रेडियो एक्टिविटी हमको पढ़नी है बेटा, पहली जो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, दूसरी जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये खुद से रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उनको, नेचुरल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। ठीक है, जो खुद का रेडिएशन खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा वो सब्सटेंस जो स्टार्ट करते हैं रेडिएशन इमिट करना जब हम उनको किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उनके पास में रखते हैं, उनको बोला गया आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। ठीक है, जैसे यूरेनियम है वो खुद से प्रोड्यूस करता है रेडियो एक्टिविटी, उसका एमिशन खुद से होता है, लेकिन यूरेनियम के कांटेक्ट में आके अगर कोई और मटेरियल रेडियो एक्टिव बन जाए, कोई और एलिमेंट रेडियो एक्टिव बन जाए, तो उसको बोला जाएगा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी को डिटेक्ट कैसे करना है हमको, इसके लिए हमारे पास में होते हैं आयोनाइजेशन चेंबर, गाइगर काउंटर, गाइगर म्यूलर काउंटर बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल काउंटर बोल सकते हो, फ्लो काउंटर बोल सकते हो, काफी सारे हैं जिसमें से गाइगर काउंटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। दो हैं, एक तो आयोनाइजेशन चेंबर और एक गाइगर काउंटर, दोनों बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, दोनों बहुत फेमस भी हैं। ठीक है, तो इन चीजों को यूज करके, इन डिवाइसेस को यूज करके हम लोग रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या किसी सराउंडिंग में रेडियो एक्टिव मटेरियल है या नहीं है। ठीक है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशन, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, कि द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिके, मतलब कि टूटना, खत्म होना, ऑफ अनस्टेबल न्यूक्ली और सर्टेन एलिमेंट, किसी अनसर्टेन एलिमेंट के, किसी सर्टेन एलिमेंट की जो अनस्टेबल न्यूक्ली है उसके टूटने की वजह से रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ठीक है, द नेचर ऑफ द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सोर्स was investigated thoroughly by Rutherford, and उसने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, इनको अप्लाई किया और वेरियस काइंड ऑफ रेडिएशंस को उसने चेक किया। ठीक है, ये रेडिएशंस कब फ्लक्चुएट हो रहे थे, जब वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स में जा रहे थे, और इनकी वजह से हमें नए नए रेज के बारे में पता लगा, उनको बोला गया अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। इन तीनों रेज का जो इनिशिएशन हमको पता लगा, वो कब पता लगा, जब हमने इसको रखा मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, याद रखनी है चीज बेटा कि एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ये क्या करेगी, ये डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट करती है रेडिएशन को, बिकॉज इसका कलर चेंज हो सकता है, डार्क हो जाएगी ये या फिर व्हाइट हो जाएगी ये। ठीक है, हमने यहां लगा रखा है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां पे एक सोर्स रखा हुआ है। अच्छा, लेड ब्लॉक का काम क्या है, लेड ब्लॉक क्या करता है, ब्लॉक करता है किसको, रेडिएशन को, ब्लॉक करता है किसको, रेडिएशन को। ठीक है बेटा, ये इसको ब्लॉक करता है। अब आगे चलें बेटा, इसको और समझे, तो यहां से जब हमने इस मटेरियल को फ्री छोड़ा तो इसने इमिशन स्टार्ट किया, और बिकॉज ऑफ दीज फील्ड यहां पे तीन तरह की रेज बन गई, तीन तरह की हमको डिटेक्शंस मिले, अल्फा, बीटा और गामा। अब इन्हीं के बारे में हमको थोड़ा बहुत पढ़ना है बेटा। क्या इनका पहले से पता था हमको, क्या मैडम क्यूरी के टाइम पे हमको अल्फा, बीटा, गामा के बारे में पता था, मोस्टली नहीं पता था। रीजन है उसका, क्यों, इसकी डिटेक्शन के लिए क्या लगाए गए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, वो किसने लगाए थे, रदरफोर्ड ने। ठीक है, आगे चलते हैं और अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा, व्हाट इज गामा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ये समझो कि साइंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ना फिजिक्स बोलूंगा ना केमिस्ट्री बोलूंगा, मैं बोलूंगा साइंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज पढ़ना। तो आ जाओ पढ़ते हैं, व्हाट इज अल्फा रे। अल्फा रे क्या है, ये एक पार्टिकल बोल सकते हो, एक रे ऑफ पार्टिकल बोल सकते हो, जिसके अंदर चार्ज और मास कितना होता है, इसका चार्ज होता है +2 एंड इसका मास होता है 4, मतलब बेसिकली ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, सिंपल। ठीक है, बीटा रे क्या होता है, बीटा रे एक पार्टिकल है या एक रे मान सकते हो, जिसके अंदर कोई मास तो नहीं है लेकिन चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। गामा रे के अंदर क्या है, कोई चार्ज नहीं है और नेग्लिजिबल मास है। समझ में आ गया, पॉजिटिव वाली कौन सी है, अल्फा, नेगेटिव वाली कौन सी है, बीटा। उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं इसको, अच्छा यहां देखो, मैंने आपको जो बोला था वो ये रहा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है। इलेक्ट्रॉन विदाउट मास होगा तो क्या बोलेंगे, बीटा रे। और एक ऐसी एनर्जी जिसके अंदर बहुत ही नेग्लिजिबल मास है और कोई चार्ज नहीं, उसको बोलते हैं रेडिटॉन्स, वो किस में आती है, गामा रे के हिसाब से आती है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है अल्फा रे की, 1/10 ऑफ द लाइट, सोच लो। बीटा रे की कितनी है, सेम एज लाइट।
ठीक है, क्योंकि इसका मास नहीं तो जस्टिफाइबल है। और गामा रे की भी कितनी है, सेम एज लाइट, ठीक है। अब सोचो आयोनाइजिंग पावर की बात करें, आयोनाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास चार्ज ज्यादा है, ठीक है। आयोनाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, इसके पास चार्ज ज्यादा है। चार्ज ज्यादा किसके पास है, अल्फा पार्टिकल के पास में, तो वेरी वेरी हाई, नियरली 100 टाइम्स ऑफ बीटा रेज, ठीक है। और 100 टाइम्स ऑफ गामा रेज किसकी होगी, बीटा रे की, और वेरी लो किसकी होगी, बिकॉज इसमें तो चार्ज ही नहीं है ना बेटा। तो इसकी जो आयोनाइजिंग पावर है, आयोनाइजिंग कैपेसिटी है, वो बहुत कम है, सबसे ज्यादा है अल्फा की, फिर है बीटा की, फिर है गामा की, ठीक है। अब जिसके पास मास ज्यादा है वो कम ट्रेवल कर पाता है। सबसे ज्यादा मास किसका है, इसका, फिर इसका, और फिर इसका। तो सबसे कम पेनेट्रेटिंग पावर किसकी होगी, अल्फा की, फिर बीटा की, और फिर गामा की, ठीक है। सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर किसकी है, गामा रेस की, सेकंड पे आता है बीटा, और फिर थर्ड पे आता है अल्फा। सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर किसकी है, अल्फा की, फिर आता है बीटा, फिर आता है गामा, ठीक है। इफेक्ट ऑन ZNS की प्लेट, सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन दिखाएगा, जिसकी सबसे ज्यादा पावर है, आयोनाइजिंग पावर किसकी है, अल्फा की, फिर थोड़ा कम किसकी, बीटा की, और बिल्कुल कम ऑलमोस्ट जीरो किसकी है, गामा की। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। रेंज क्या है, इसकी रेंज बहुत कम रहेगी, क्योंकि इसके पास थोड़ा सा मास ज्यादा है, रेंज कम मान लेंगे। फिर थोड़ी सी ज्यादा रेंज किसकी आएगी, मतलब कितने दूरी तक ये वार कर सकता है, कितनी दूरी तक ये इफेक्ट कर सकता है, तो मोर देन अल्फा। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेंज किसकी है, इसकी, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये बनता कैसे है कि जब हम हीलियम के पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर देंगे तो क्या बनेगा, ये अल्फा पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। और किसी प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द लॉस ऑफ वन बीटा पार्टिकल हैज एटॉमिक नंबर मोर बाय 1 यूनिट। अब एक बार बताओ, किसी पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो क्या हो जाएगा, मास नंबर तो 2 से कम हो जाए, एटॉमिक नंबर तो 2 से कम हो जाएगा, और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज। किसी पार्टिकल से बीटा पार्टिकल निकल गए तो क्या होगा, उसका जो चार्ज है, देखो, द पार्टिकल हैज एटॉमिक नंबर मोर बाय 1 यूनिट, पार्टिकल का एटॉमिक नंबर तो एक बढ़ जाएगा, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आएगा, और गामा निकलने पे तो कुछ नहीं होता। याद रखनी है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। लास्ट अब मूव करते हैं, थोड़ी सी और थ्योरी पढ़नी है, दैट इज थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये दी थी रदरफोर्ड एंड सोडी ने अराउंड 1903 के आसपास में। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर फिनोमिना जब भी हम पढ़ना है, तो मतलब न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे होता है उसको पढ़ते हैं एक बार। रेडियोएक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना and all the radioactive changes are taking place in the nucleus of the atom. They presented our interpretation of radioactive processes. ये क्या है, रेडियोएक्टिव प्रोसेस को एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। इसको बोला गया था, ठीक है। इसके मेन पॉइंट्स क्या है, पहला, द एटॉमिक न्यूक्ली ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट आर अनस्टेबल। हमको पता है वो अनस्टेबल है, तभी तो वो टूट रहा है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, दिस इंटीग्रेशन इज स्पॉन्टेनियस। ऐसा नहीं है कि एक अभी हुआ एक थोड़ी देर बाद होगा, नहीं, कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग है। अगर एक एटम टूटा और उससे 2 एटम बने तो फिर 2 भी टूटते जाएंगे लगातार। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पैकेट्स में होगा, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन इज स्पॉन्टेनियस, इसको कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि टेम्परेचर इफेक्ट नहीं कर सकता, प्रेशर इफेक्ट नहीं कर सकता, केमिकल कॉम्बिनेशन इफेक्ट नहीं करता। यहां पे याद रखना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे, न्यूक्लियर रिएक्शंस पे कुछ केमिकल लॉज एप्लीकेबल भी नहीं होते। ये बात आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस पे कुछ केमिकल लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप देखोगे कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे लगा ही नहीं, ऐसा लगता तो है, बट ठीक है। ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन एटम्स ऑफ न्यू एलिमेंट्स कॉल्ड डॉटर एलिमेंट्स, जो नया एलिमेंट बना, जैसे मान लो कि ये यहां से स्टार्ट हुआ तो ये पेरेंट है, ये डॉटर एलिमेंट्स है, ठीक है। एंड having different physical and chemical properties then the parent elements came into existence। ये स्टार्ट हुआ, यहां से डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुआ, इसके डिसइंटीग्रेशन से 2 बने, दोनों क्या बनेंगे, डॉटर। तो इसके लिए ये डॉटर्स हैं, फिर इनके डिसइंटीग्रेशन से ये दोनों बने, तो ये डॉटर्स हो जाएगी इसके लिए, ऐसे चलती रहेगी, चेन चलेगी पूरी। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, चेन रिएक्शन। आगे पढ़े तो ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ईदर अल्फा और बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस, या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा न्यूक्लियस से। द डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में प्रोसीड इन वन ऑफ द फॉलोइंग 2 वेज, या तो अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा या फिर बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा। अब देखो कैसे होगा,
when an alpha particle मतलब nucleus of helium is emitted from the nucleus of an atom, the parent atom जो भी होगा उसमें से एक नया एलिमेंट बनेगा, इसको बोला जाएगा डॉटर एटम या डॉटर एलिमेंट बोला जाएगा। उसमें क्या डिफरेंस आएगा कि मास तो होगा 4 से कम और एटॉमिक नंबर होगा 2 से कम। ठीक है, ये था मेरा P फॉर पार्टिकल। इसमें से क्या निकल के आ गया? अल्फा निकल के आ गया। अल्फा का मतलब क्या गायब हो रहा है? 2He4 ये गायब हो रहा है, तो 4 कम होगा मास नंबर में से और 2 कम होगा एटॉमिक नंबर में से। देखो ये लिखा हुआ वेट -4 Z-2, तो क्या हो जाएगा आपका? डॉटर एलिमेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारे बीटा पार्टिकल की, तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है विच हैज नेग्लिजिबल मास। तो जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो किसी के अंदर से, बीटा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या एटम, न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड possesses सेम एटॉमिक मास बट न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। आपने -1 किया है, -1 इलेक्ट्रॉन निकाला है उसमें से, तो उसमें क्या मानेंगे हम लोग कि उसका चार्ज तो बढ़ेगा, मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो बढ़ेगा, लेकिन उसका मास नंबर सेम रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा इमिशन। यहां पे क्या हो रहा है कि बीटा पार्टिकल इमिशन इज ड्यू टू बीटा पार्टिकल इमिशन इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ डीके इनटू न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। मतलब क्या होगा कि डीके ऑफ न्यूट्रॉन हुआ है, न्यूट्रॉन का डीके हुआ और वो क्या बन गया? वो बन गया प्रोटॉन। तो उस वजह से क्या बनेगा? यहां पे बीटा पार्टिकल का इमिशन हुआ, यानी कि एन में से निकला और ये बनाएगा n+1 और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां पे इसका चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? इसका एक मास नंबर इंक्रीज हो जाएगा। याद रखना है, द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड एस्केप्स एज बीटा पार्टिकल लिविंग प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब प्रोटॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन बड़ा हुआ मान लेंगे ना हम लोग, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, इसके अंदर से एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है, मास सेम रहेगा। एक बीटा पार्टिकल निकला मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो एक इसमें ज्यादा हुआ नहीं हुआ? प्रोटॉन ज्यादा मानेंगे नहीं मानेंगे? तो प्रोटॉन ज्यादा हुआ ना इसके अंदर, तो मास, इसका मास रहेगा सेम, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर Z+1 हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमको पढ़ना है वो है गामा रे इमिशन। गामा रेज इमिट करने का एक सेकेंडरी तरीका, ये प्राइमरी सोर्स नहीं होती है वैसे तो। ठीक है, प्राइमरी कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा। थर्ड मतलब सेकेंडरी में क्या निकल के आएगा? गामा। तो द एक्सेस ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, दस गामा रेज अराइज फ्रॉम एनर्जी ऑफ रीअरेंजमेंट द न्यूक्लियस। ऐसा हुआ कि अल्फा इमिशन के बाद में या बीटा इमिशन के बाद में क्या हुआ बेटा कि ऐसा हो गया कि उसमें से अलॉट ऑफ एनर्जी निकल रही है। अभी क्या होंगे? न्यूक्लियस को रीअरेंज होना पड़ेगा। तो जब न्यूक्लियस रीअरेंज होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है या जो इमिशन हो रहा है उसको बोलते हैं गामा इमिशन। ठीक है, तो एज गामा रेज आर शॉर्ट वेवलेंथ electromagnetic radiation with no charge and no pass, there is emission from a radioactive element does not produce new element। तो क्या होता है जब ये बना, यहां से ये बन गया, तो यहां से यहां गया, इमिशन हुआ। अब यहां पे क्या ना, एक बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, एक एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि ये अपना ओरिएंटेशन स्टेबल करना चाहता है। ये जो एलिमेंट बना है, डॉटर एलिमेंट बना है, ये अपना ओरिएंटेशन स्टेबल करना चाहता है। तो इस कंडीशन में क्या निकल सकता है? इस कंडीशन में निकल सकता है आपका गामा इमिशन। ठीक है, गामा इमिशन से कोई मास चेंज नहीं हो रहा, कोई चार्ज चेंज नहीं हो रहा, तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होंगे, बस एनर्जी निकल सकती है किसी अदर फॉर्म में। समझ में आई ये चीज? ठीक है, जैसे कि एक स्पेशल केस है, if in a radioactive transformation 1 alpha and 2 beta particles are emitted, the resulting nucleus possesses the same atomic number but atomic mass is less by 4 units। देख रहे हो आप कि यहां पे क्या हुआ? एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया और दो बीटा पार्टिकल निकाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, अल्फा पार्टिकल और दो बीटा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल निकाला तो क्या होगा? चार्ज तो 2 से कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसके प्रोटॉन्स तो 2 से कम हो जाएंगे और मास 4 से कम हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें से दो बीटा पार्टिकल निकल गए, दो बीटा पार्टिकल निकल गए, तो क्या होगा? दो बीटा पार्टिकल निकलने पे क्या होगा? एटॉमिक नंबर 2 से इंक्रीज हो जाएगा, मास सेम रहेगा। तो यहाँ क्या बोला उसने? वही तो बोला कि एक अल्फा और दो बीटा निकाले तो मास इज लेस बाय 4 यूनिट बट द एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम। A radioactive transformation of this type always produces an isotope of the parent element। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी भैया है तो, कि आइसोटोप बनने का एक तरीका बताओ। तो हम क्या करेंगे? एक अल्फा और दो बीटा निकाल दो,
प्रूव करें एक बार, देखो ये था, इससे अल्फा निकला तो क्या बनेगा z माइनस टू बीटा और इसका -4 हो गया। अब इसमें से एक बीटा निकलेगा तो ये -1 और ये आ गया, दूसरा निकलेगा तो मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है मास नंबर डिफरेंट है, तो आपस में क्या बोलते हैं उनको, आइसोटोप्स। यस, तो ये है आपका थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो दिया था रदरफोर्ड एंड सोडी ने। तो बच्चों इसी के साथ आज के लेक्चर को हम रोकते हैं यहीं पे। हमने हमारा केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर लिया है। हमने देख लिया है कि यहाँ पे कैसे प्रोसेस होता है, रिएक्शन के रेट कांस्टेंट कैसे निकलते हैं, या रिएक्शन आगे कैसे बढ़ सकती है, या रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालना है, सब हमने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस को, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। एक लेक्चर लगेगा। इसमें याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, हाफ लाइफ कॉन्फिडेंस, हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए मन लगा के, पढ़ते रहिए ध्यान लगा के, और पढ़ते रहिए जान लगा के। हम मिलेंगे, पढ़ते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू बेटा, स्टे सेफ।